बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, हमें कहा गया कि रोटी कपड़ा मकान और हम उनके पीछे चल पड़े। हमें कहा गया कि पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाते हैं, हम उनके पीछे चल पड़े। हमें कहा गया कि कर्ज उतारो मुल्क सवारो बनाते हैं, हम उनके पीछे चल पड़े। और फिर हमें कहा गया रियासत मदीना बनाते हैं और हम उनके पीछे चल पड़े। सवाल यह है कि हम लोगों को जो कुछ कहता है, जो लीडर हमें जो कुछ कहता है, हम उसको मनो अन उस पर यकीन कर लेते हैं और उसके पीछे चल पड़ते हैं। एक शख्स ने आज मुझे कहा कि उसको बीमार था, तो मैंने उससे पूछा कि तुम आज छुट्टी कर लेते। कहते सर मैं छुट्टी नहीं कर सकता। मैंने कहा क्यों? कहते सर अगर मैं घर रहता तो मेरे बच्चे मुझसे ख्वाहिश करते कि हमें कहीं बाहर ले जाएं या हमें कोई चीज़ खिलाने के लिए ले दें, तो सर मेरे पास पैसे नहीं कि मैं अपने बच्चों की इस तरह की कोई ख्वाहिश पूरी कर सकूं। और ये वजह है कि मैं आज दफ्तर आया हूं, ऑल्दो मेरी तबीयत नहीं ठीक। ये एक सिचुएशन है इस वक्त जिससे पूरा मुल्क गुजर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं अपोजिशन का एक नया क्लेम है कि हम पंजाब की हुकूमत गिराएंगे, पीडीएम में हम इकट्ठे होंगे। कौन सी पीडीएम? और हम लोग किस तरह यकीन कर सकते हैं हुकूमत जो दावे करती है और जो अपोजिशन दावे करती है? पिछले 3.25 साल में जो दावे अपोजिशन ने किए पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, उन सब के परखच्चे उड़ते हम सब ने देखे। और उसी के साथ साथ हुकूमत जो दावे कर रही है रिलीफ का, एक आम आदमी का, रियासत मदीना का, वो सारे दावे न जाने कहाँ हैं, क्योंकि उनमें से कोई दावा हमें नजर नहीं आता। एक तरफ महंगाई बेकाबू हुई है और मेरे ख्याल में सबसे बड़ा अगर कोई चैलेंज है हुकूमत का इस वक्त, तो वो ये महंगाई है। अपोजिशन के दावे किस हद तक उन पे यकीन करना चाहिए, ये पिछले 3.25 साल में हम देख चुके हैं। जो पीडीएम तब नहीं चल सकी वो अब कैसे चल सकेगी? और प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट पे इस पर बात करेंगे और प्रोग्राम के सेकंड सेगमेंट में सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप पे बात करेंगे। एक अजीब सी हम लोग देख रहे हैं पिछले कोई 12-15 दिनों से एक मुल्क के अंदर एक सिचुएशन क्रिएट हुई है, क्यों की हुई है और इसका रिजल्ट क्या होगा? इससे क्या कोई जीत हार किसी की होगी या फिर सिर्फ बताने के लिए कि मैं हूं, ये सब कुछ क्रिएट किया जा रहा है? इस पर बात करते हैं अपने आज के प्रोग्राम में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे प्रोग्राम के इस सेगमेंट में ज्वाइन किया है डॉक्टर निसार चीमा ने। आप सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, रूमी असेंबली हैं। और मेरे साथ है इब्राहिम खान, वन ऑफ द सेन वॉइस ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रुकन कौमी असेंबली। आप दोनों का जी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर निसार चीमा साहब, सर आपसे मैं बात का आगाज करता हूं। आप लोगों ने कहा सर एशियन टाइगर बनाएंगे, आप लोगों ने कहा कर्ज उतारो मुल्क सवारो ये बनाएंगे, और कौम आपके पीछे चल पड़ी। उसके बाद हमें पता ही नहीं चला, कर्जे भी उधर ही हैं, टाइगर भी बना पाकिस्तान। बस पाकिस्तान वाले ये जो 22 करोड़ अवाम है, पता नहीं इन लोगों ने क्या समझ के हर दफ़ा आप लोगों पर यकीन कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग ये भुगत रहे हैं जो आज की सिचुएशन है, जिसका मैंने एक इक्तबास प्रोग्राम के शुरू में आपके सामने पेश किया। क्या कहेंगे सर इस पर? काई साहब, गुजारिश ये है कि जब हुकूमत हमें मिली थी 2013 में, तो आपको याद है कि बहुत बड़े मसले थे, बड़े गंभीर किस्म के मसाइल से ये कौम दो चार थी। लोड शेडिंग थी, 18-18, 20-20 घंटे बिजली नहीं आती थी, आपको याद है। दहशत गर्दी ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लिया हुआ था। और अल्लाह ताला के फजल करम से मियां नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने इन दोनों मसाइल पे काबू पाया। और ये ज़ाहिर दहशत गर्दी के ऊपर काबू पाने के लिए हमारे अस्करी इदारों ने, हमारी फौज ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, हमारी पुलिस ने, बाकी सारे जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, पूरी कौम ने कुर्बानी दी। और इसके साथ साथ हमने लोड शेडिंग पे, जिस तरह बिजली की लोड शेडिंग पे काबू पाया, आपको पता है। फिर यह है कि ये नवाज शरीफ के कारनामे तो आपके सामने है, ये कि मोटरवेज के जाल बिछा दिए और ये सी पैक का तोहफा दिया, मुल्क को एटमी ताकत बनाने का सेहरा भी ज़ाहिर उनके सर है, जिसकी बुनियाद जुल्फ़िकार भुट्टो ने रखी थी। देखें, गुजारिश ये है कि यानी वाकई ये एशियन टाइगर बनने जा रहा था, लेकिन यह है कि हमारे दुश्मनों को ये गवारा नहीं था। ये एक अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन जो थे, खास तौर पर बैरूनी दुश्मन, उनको ये गवारा नहीं था और उनको ये खतरा था कि ये टूटा हुआ तारा कहीं ये महे कामिल न बन जाए और पाकिस्तान के ऊपर की ताकत जो थी उससे वो खौफजदा थे। यही वजह है, हम समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ को रास्ते से हटाने की कोशिश की गई और फिर बिल आखिरी है कि ये जिस तरह के चकमे दिए गए
जिस तरह के सब्ज बाग दिखाकर लेकिन डॉक्टर साहब ये तो बात ठीक है, लेकिन मुझे बताएं, आप लोग 3.25 साल में पीडीएम के परखच्चे उड़ गए, अब आप लोग दोबारा आपस में मोहब्बतें कर रहे हैं और आप लोगों का ख्याल है कि पंजाब की हुकूमत आप लोग गिरा लेंगे। सर क्यों ऐसे ख्वाब दिखाते हैं लोगों को? और आपके जो वर्कर्स हैं मुस्लिम लीग नून के या पीपल्स पार्टी के, वो बेचारे आप लोगों के पीछे लग जाते हैं। सर कैसे करेंगे, मुझे समझाएं आप लोग कैसे करेंगे? साहब, पीडीएम के बारे में आपने जो कुछ इरशाद फरमाया, वो उसकी तरफ आने से पहले मैं ये गुजारिश करूंगा कि इस नालायक और जालिम हुकूमत को, इस नाअहल हुकूमत को अपने जवाल के लिए, अपनी शिकस्त के लिए किसी मौसर पीडीएम की, किसी मौसर अपोजिशन की जरूरत नहीं है। ये अल्लाह के फजल से अपनी शिकस्त के हवाले से, अपनी तबाही जवाल के हवाले से बिल्कुल खुद कफील है। अपने करतूतों की बिना पर जो इन्होंने अवाम के साथ किया है, महंगाई, एक अनप्रेसिडेंटेड महंगाई, और फिर बेरोजगारी, और फिर लाकानूनियत, और ये बदतरीन किस्म की गवर्नेंस। अब ये कि इनको किसी मौसर अपोजिशन की जरूरत है? कौम तो ये है कि ये जैसे होता है कि ये बिल्कुल बेचैन हुई है, उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। वो तो देखते हैं कोई कॉल दे हमें और हम बाहर आए। वो तो ये है कि इस हुकूमत को 1 मिनट देने के लिए तैयार नहीं है। जहां तक पीडीएम की बात है, भाई सब देखें, पीडीएम इंशाल्लाह इस कौम की आवाज बनेगी। जब हमारे जो है, जो आपने कहा कि पर्चे उड़ गए पीडीएम के, जो इख्तलाफ पैदा हुए, वो ऑब्जेक्टिव के हवाले से नहीं थे काई साहब। ऑब्जेक्टिव तो आज भी उसमें पीपल्स पार्टी हो, एएनपी हो, बाकी पीडीएम में शामिल जमाती हो, मुस्लिम लीग नून समेत, जेयूआई समेत, वो तो ये है कि उसमें यकसू है। और वो क्या थे, ऑब्जेक्टिव क्या थे कि मुल्क कानून की हुक्मरानी हो, आइन की बारादस्ती हो, अवाम की राय का एहतराम किया जाए, और ये अजाब जो है पीटी की शक्ल में जो मुसल्लत किया गया, इससे निजात दिलाई जाए। जो इख्तलाफ था वो स्ट्रेटजी के हवाले से था, हिकमत अमली के हवाले से था। मैं आज भी कहता हूँ भाई साहब कि हमारे मकासद बड़े थे, इख्तलाफ छोटे हैं। इस बिना पर मैं अब भी समझता हूँ कि पीडीएम की इज्तिमाई क़यादत, पीपल्स पार्टी की क़यादत, पॉइंट आ गया सर आपका, ठीक है ठीक है। मकासद इब्राहिम भाई बहुत बड़े हैं पीडीएम के, और पीडीएम पिछले 3.25 साल के अंदर तो जो अब नहीं कर सकी, डॉक्टर निसार चीमा कह रहे हैं कि आप लोगों की जो परफॉर्मेंस है उसकी वजह से अब ये सब कुछ मुमकिन होगा। सर वैसे महंगाई में तो इब्राहिम भाई आप लोगों ने अखीर कर दी है इस मुल्क के अंदर, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बिल्कुल ठीक है, महंगाई का हम एक्सेप्ट करते हैं, हुई है ये, लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुई, पूरी दुनिया में इसका महंगाई जो है कोविड की वजह से आई है, और ये हकीकत है। अब देखें, पॉइंट आउट करना ये अपोजिशन का काम है कि महंगाई हो रही है तो उसका इलाज होना चाहिए। इलाज देखें हमने शुरू कर दिया है इसका, और उसके लिए जो है हमने टारगेटेड सब्सिडी का जो एक प्रोग्राम ला रहे हैं, उसमें को तकरीबन आधी आबादी के लोग जो हैं, जो बिल्कुल वो बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रहे थे, ख़ास तौर पे हमारे मुल्क का मज़दूर और जो मिडिल क्लास का तनख्वाहदार तबका है शहरों में, उन पे बहुत ज़्यादा इसके असरात थे, क्योंकि उनकी तनख्वाहें या मज़दूर की मजदूरी उस हद तक नहीं बढ़ी जिस हद तक महंगाई में इजाफा हुआ। तो उसके लिए टारगेटेड सब्सिडी जो है वो लाई जा रही है, और टारगेटेड सब्सिडी में उनके जो एहसास प्रोग्राम हैं उसके थ्रू जो है हमारे पास ऑलरेडी जो है वो सारा डेटा मौजूद है, और हम इन लोगों को, वो तकरीबन कोई 9 करोड़ के करीब लोगों की तादाद बन जाती है। अब इसमें हम जो है वो शामिल कर रहे हैं ये मिडिल क्लास सैलरीड लोगों को भी, तो ये तकरीबन आधी आबादी के बराबर जो है ये मामला हो जाएगा। और जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ हैं उनको कंट्रोल रेट पे लाने के लिए, खास तौर पे चीनी और आटा जो है उसको भी कंट्रोल रेट पे लाने के लिए इक़दाम आज से हमारे शुरू हो गए हैं। और ऑयल जो है, घी जो जिसको आप कहते हैं, वो क्योंकि मोस्टली बाहर से इंपोर्ट होता है पाम ऑयल की सूरत में, फिर रिप्रोसेसिंग होती है उसकी फिनिश गुड्स की सूरत में, और ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिर जब उसको बनाया जाता है, तो वो क्योंकि एक एलिमेंट है बाहर का, लेकिन उस पर भी सब्सिडाइज करके हम ये इसको बिल्कुल एड्रेस कर रहे हैं। इब्राहिम भाई पाकिस्तान ठीक हो दिन रात इस पे लगे हुए हैं। इब्राहिम भाई मुझे एक चीज समझाइएगा, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, एक चीज समझाइएगा। आपने अभी बात की मजदूर की, बड़ा अच्छा लगता है मुझे, मैं खुद बड़ी बात करता हूँ डेली वेजेस वालों की, मजदूरों की, और हम बात करते हैं पाकिस्तान में सबसे कम है एक मजदूर। पाकिस्तान के बाद जिस कंट्री का भी आप नाम ले, वहां पर रोजाना की मजदूर 2000 रुपया बेर मिनिमम कमा रहा है। हमारे मजदूर को 800 रुपया दिहाड़ी मिलती है अगर उसको काम मिले।
सर आप किस तरह डिवाइड करेंगे, किस तरह इन चीज़ों को मॉनिटर करेंगे कि ये डिज़र्विंग है, ये डिज़र्विंग नहीं है? आप यकीन करें, आप तो अभी लोअर मिडिल क्लास और इस तबके की बात कर रहे हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं जिनकी कुछ 40-50 हज़ार तनख्वाहें हैं, उनकी भी कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो अजीबोगरीब सिचुएशन के अंदर है। मैंने शुरू में आपको एक एग्जाम्पल देकर बताया है। सर इसको मॉनिटर हुकूमत किस तरह करेगी? सर यही हम कर रहे हैं कि पहले हमारे पास जो एहसास प्रोग्राम था के तहत लोग थे, वो तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख फैमिलीज थे, वो तकरीबन 9 करोड़ के करीब करीब वो पहुंच जाते हैं। अब जब हम ये मिडिल क्लास सैलरी तबके को बीच में ला रहे हैं, तो उससे मकसद है कि वो कार्ड्स इशू हो जाएंगे और उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऐसा है कि जहां पर यूटिलिटी स्टोर्स हैं, वो जहां पर नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट क्या विलेज लेवल पे जो है वो आइडेंटिफाई कर दी जाएंगी शॉप्स, जहां से कि वो जाके उन कार्ड्स के थ्रू वो सब्सिडाइज मर्चेंडाइज जो है उसको परचेज कर सकेंगे। ठीक है। इसमें बड़ी ही मेहनत से इस पर डेलिब्रेशंस हो रही हैं और ये इंशाअल्लाह ताला हमारा मकसद भी यही है कि अवाम को हर सूरत में इन मसाइब से दूर रखना है। अब ब्रेम गेम में चले जाएं, ये 35 साल बाद भी आज ये बैठे हुए दोबारा अभी इनको 35 साल में इसी मुल्क को कहीं नहीं पहुंचा सके और इनको बैरूनी ताकतों ने और अंदरूनी पता नहीं कौन सी ताकतों ने इनको उल्टा सीधा कर दिया और ये बेचारे इस वक्त लंदन में सुकून से जो है वो वॉक कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात ये है कि इतनी मकसद दिलेरी के साथ बैठ के कन्विक्टेड लोग, सजा याफ्ता लोग, पाकिस्तान की हाईएस्ट कोर्ट से सजा याफ्ता लोगों को बैठ के इस तरह प्रोटेक्ट करना, बहरहाल मैं तो इंतहाई काबिल एहतराम है चीमा साहब और मैं हमेशा मेरा दिल में उनके लिए एहतराम रहेगा। लेकिन इनकी लीडरशिप हो, चाहे इनकी हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हो, मुझे किसी दोस्त ने बहुत खूबसूरत अल्फाज में वो लिख के भेजा, उसने कहा कि यार महंगाई ने मेरे दिमाग को घुमा कर रख दी है। हाँ। लेकिन फिर भी मेरा दिमाग इतना नहीं घुमा कि मैं जरदारी और नवाज शरीफ को अपना मसीहा समझना शुरू कर दूं। अच्छा चले, मुझे जरा जवाब लेने दें, मुझे इब्राहिम भाई मुझे जवाब लेने दीजिएगा। चीमा साहब, दो चीजें, एक तो उन्होंने कहा है कि आप ताकतवर लोगों के साथ फड्डे डाल के आप लोगों के साथ ये हुआ है, ऑल्दो आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी पूरी कोशिश कर रही है फड्डा डालने की। और दूसरा मुझे बताएं, एहसास प्रोग्राम में पहले 1.5 करोड़ लोग थे और अब इब्राहिम खान साहब फरमा रहे हैं कि अब 9 करोड़ हो जाएंगे। सर आधी आबादी तो एहसास से चल जाएगी, आप फिर ऐसे ही परेशान हो रहे हैं लोगों के लिए एहसास के थ्रू, गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ देम। ये है कि ये एहसास का जितना भी नाम लेते रहे, इनको अवाम के दर्द का कोई एहसास नहीं है। हकीकत ये है, सच्ची बात ये है कि अवाम के दुख दर्द से, उनकी मुश्किलात से, उनके मसाइल के हवाले से जिस तरह ये लाताल्लुक हैं, ये इतने बेहिस्स हैं। देखिए इनका नाअहल होना, नालायक होना, जालिम होना तो ये है कि बिल्कुल ये कि मुसलमान हकीकत है। अब लोग जान गए हैं कि ये बेहिस्स भी हैं, इनको अवाम के दुख दर्द का एहसास भी नहीं है। हाँ। देखें, गुजारिश ये है कि ये कहते हैं कि पहले इतने लोग थे, अब इतने हो गए हैं, हम ये प्लानिंग कर रहे हैं, वो प्लानिंग कर रहे हैं, हमने ये किया वो किया। भाई अवाम तो ये है कि जुबान हाल से पुकार कर कह रहे हैं कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। मेरे लिए आपने पिछले 3 साल 3.5 साल में क्या किया है, आप ये जरा देखें तो सही। बाहर निकल के अवाम से पूछें और अवाम की राय लें। मैं आपको बताऊं काजी साहब, हकीकत ये है, विदाउट एनी फियर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन मैं ये कहूँगा कि बाहर जाके पीटीआई के बारे में, पीटीआई की लीडरशिप के बारे में अवाम से बात करें। अवाम वो जुबान इस्तेमाल करने पे मजबूर हैं जो हम दोहरा नहीं सकते। यह है कि उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। ठीक, वो बिल्कुल ये है कि बोल देने के लिए तैयार नहीं है। और देखिए इनकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है, कोई साथ नहीं है। जो चीज सबसे ज्यादा अगर बड़े बड़े इन्होंने रिकॉर्ड कायम किए हैं, तो महंगाई के, बेरोजगारी के, लाकानूनियत के, यानी एहतसाब के नाम पे बदतरीन इंतकाम के, मुख्तर तरीन मुद्दत में सबसे ज्यादा कर्जे लेने के, करेंसी को डी वैल्यू करने के नए रिकॉर्ड, 40% से ज्यादा अपने रुपए को बेकदर कर दिया इन्होंने। देखें ठीक हो गया सर, पॉइंट आ गया आपका, बिल्कुल ठीक है। व्यूअर्स एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। जब ये ब्रेक से वापस आते हैं तो 2-3 चीज़ें और हैं। एक तो शहबाज शरीफ के बाद जा रहा है जी, खुफिया तौर पे जहाँ के मिले हैं किसी को, पता नहीं किसको मिले हैं, उस पर भी बात करते हैं। और एक एलिगेशन लगाया था मुराद सईद साहब ने, फवाद चौधरी साहब ने, कि जी मोटरवे में
1000 अरब की करप्शन हुई है और ये जो एलिगेशन था ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के ऊपर लगाया गया था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने कहा है कि जी उन्होंने खत लिखा है हुकूमत को कि कोई करप्शन नहीं हुई। इवन एनएचए ने इसको रिजेक्ट किया है, रिफ्यूट किया है कि जी ये एलिगेशन जो है ये गलत है और ये प्राइम मिनिस्टर सिटीजन पोर्टल के ऊपर भी है। क्यों एलिगेशंस, क्यों इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला जारी है पाकिस्तान की सियासत में और क्या पाकिस्तान इससे बाहर निकल सकेगा? इस पर बात करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी इब्राहिम भाई, आपको मैं एक क्लिप सुनाने लगा हूं गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर साहब का। बहुत ही सुलझे हुए, बहुत प्रोफेशनल आदमी है, लेकिन उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी है। मैं बीइंग अ बैंकर, मैं समझने से कासिर हूं उन्होंने क्या समझाने की कोशिश की। मैं आपको और अवाम को जरा सुनाना चाह रहा हूं वो क्या कह रहे हो और उसका मतलब आप मुझे समझाएंगे कि वो क्या कह रहे हैं। जरा पहले ये देखिएगा जी। एक्सचेंज रेट के ऊपर जाने से कुछ लोगों का नुकसान, लेकिन कुछ लोगों का फायदा। हमारे साल में, इस साल में अगर हमारी रेमिटेंसेस जो हैं तकरीबन मिसाल के तौर पे 30 बिलियन डॉलर की हो जाती है, हमें उम्मीद है इससे भी ज्यादा हो जाए। और अगर हमारा एक्सचेंज रेट पिछले कुछ महीनों में 10% भी डिप्रीशिएट हुआ है तो ये 3 बिलियन डॉलर अजाफी जो हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के खानदानों को पहुंच रहे हैं। ये 500 अरब रुपए से भी ज्यादा बनता है। इब्राहिम भाई प्लीज मुझे समझाएं, रजा बाकिर साहब क्या समझा रहे हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मेरी समझ से बालातर है उन्होंने क्या समझाया है। जी बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे एग्री करता हूं। मैं पर्सनली भी रजा बाकिर साहब की स्टेटमेंट से बिल्कुल एग्री नहीं करता। ये मैं खुद मेरा जो है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में मैंने किया हुआ है MBA और मुझे पता है इकोनॉमी के हवाले से ये मकसद है कि इसके जो एक स्मॉल सेगमेंट कहना चाहिए इसका बेनिफिट टू द ओवरसीज पाकिस्तानीज है, वो बड़ा स्मॉल सा एक सेगमेंट है, लेकिन जो इसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो दूसरी साइड पे वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो मैं उनकी इस स्टेटमेंट के साथ आई डोंट एग्री विद दैट और मैं इस तरह नहीं करूंगा कि मेरे मियां नवाज शरीफ साहब और हर बात पे मकसद है कि वो चाहे बिल्कुल लूट के भाग जाए और अदालत से सजा याफ्ता हो जाए और मेरे लीडर, मैं ऐसी बात नहीं करूंगा। मैं जो हक है उसको सच को मानूंगा और उसको एक्सेप्ट भी करूंगा और कौमें हमेशा अपनी गलतियों से सीखती हैं। इब्राहिम भाई एक्सीलेंट थिंग, ऑनेस्टली आई एम वेरी ऑनर्ड और मेरे ख्याल में ये चीज़ गवाही रहेगी इस चीज़ की कि आपने बिल्कुल इस चीज़ को एंडोर्स किया जो आपका व्यू पॉइंट है एंड आई रियली रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। एक और चीज़ मुझे बताइएगा, मुराद सईद ने और फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि ये मुस्लिम लीग नून निसार साहब की, वो डॉक्टर निसार चीमा साहब की जो इनकी हुकूमत थी उसमें 1000 अरब का करप्शन हुई मोटरवे बनाने में, जबकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने कहा है, एक लेटर लिखा है हुकूमत को कि जी कोई करप्शन नहीं हुई, वो तो NHA ने बनाया था और NHA ने भी उसको रिजेक्ट किया है, फाइल किया है और रिफ्यूट किया सॉरी, और उन्होंने ये चीज प्राइम मिनिस्टर पोर्टल के ऊपर भी कही है, सिटीजन पोर्टल के ऊपर, जी ऐसी कोई करप्शन नहीं हुई। इस पे क्या कमेंट करना चाहेंगे? इंटरनेशनल पाकिस्तान के हवाले से ये बताता चलूं, 2013 के इलेक्शन में उन्होंने वो भी कहा था कि बड़े ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हुई हैं। मेरी जो वो है अभी तक मेरी अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग पड़ी हुई है 2013 से। ठीक है, तो अब देखें, अपने मुल्क और अपने मुल्क के इदारों को मुकद्दम रखें, उनकी जो बात की हुई है उसको समझने की कोशिश करें और उन पे एतमाद करें। जब तक हम अपने लोगों पे, अपने बातों पे और अपने मामलात पे खुद एतमाद में लेकर और अपनी चीज़ों पे उसको मुकद्दम रख के और उन पे एतमाद नहीं करेंगे तो ये बाहर की जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है या फलां है या ये है, उनके बाज़ औक़ात पॉलिटिकली मोटिवेटेड मामलात। NHA ने भी कहा है इब्राहिम भाई, NHA ने भी कहा है, अब आ जाते हैं, NHA ने भी कहा है जी। मैं सिर्फ आना चाह रहा हूँ ये फवाद चौधरी की और इनके मुराद सईद की तरफ। जी, मुराद सईद साहब का, मुराद सईद इस वक्त हेड कर रहे हैं NHA को भी और पूरी जो है अपना कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री को जी। तो उनके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे और वो इसको बेहतर अंदाज में, नोइंग मुराद सईद पर्सनली, मैं नहीं समझता कि वो किस किस्म की
एक हवा में छोड़ने वाली बात करेंगे, उनके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे और वो उसको बेहतर अंदाज में आपके सामने ला सकते हैं। जिस तरह के उन्होंने कहा था कि 34 करोड़ रुपए पर किलोमीटर, 37 करोड़ रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से इन्होंने 2013 में बनाई थी, जो अब के हम 17 करोड़ पर किलोमीटर के हिसाब से 4 लेन वाला जो है वो हम मोटर बना रहे हैं। ठीक हो गया, तो आपका पॉइंट आ गया। ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं, ये मकसद है कि उनसे लिए जा सकते हैं। ही इज हेडिंग अ मिनिस्ट्री, इज अ वेरी रिस्पांसिबल और वन ऑफ द मिनिस्ट्रीज जो बहुत जबरदस्त डिलीवर कर रही है, और वो मुराद सईद साहब की है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब मुझे जरा बताइएगा कि ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान, इब्राहिम खान साहब कह रहे हैं कि जी इन्होंने 2013 में भी कहा था कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुआ और उस वक्त आप लोग इलेक्शन जीत गए थे, तो मतलब ये भी गलत चीज। लेकिन जो दूसरी चीज एनएचए ने रिफ्यूट की है, रिजेक्ट किया है कि जी कोई करप्शन नहीं हुई और एनएचए के हेड मुराद सईद साहब ही हैं, तो क्या कमेंट करेंगे इसके ऊपर अब आप? देखिए, मेरे दिल में जनाब इब्राहिम खान साहब का बड़ा एहतराम है, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, और मुझे यकीन है कि वो मुराद सईद साहब को अच्छी तरह नहीं जानते। मुझे इस तरह उन्होंने कहा ना कि नोइंग हिम पर्सनली, आई एम श्योर कि डजंट नो हिम पर्सनली। अगर वो जानते होते तो क्या उनको, वो उनका जी इज वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का हालत ये है उनकी कि उन्होंने फरमाया था, ये यही साहब थे जिन्होंने कहा था कि ये कि हमें इक़्तिदार में आने दो, हम फौरन 200 अरब रुपए डॉलर 200 अरब डॉलर वाई से लाएंगे और ये कि 100 अरब डॉलर IMF के मुंह पे दे मारेंगे। आपने दिए नहीं उनको वापस डॉक्टर साहब, आप लोगों ने दिए नहीं, वो आप लोग के पीछे पीछे भाग रही है, आप लोग ही चले गए मुल्क छोड़ के। वो बेचारा कहां से लेकर आए, शरीफ आदमी है वो। अब असद उमर साहब फरमाते हैं वो तो हमारे पास असल में डाटा ही गलत था जी, हमें पता चला वो जो हमारे पास फिगर ही गलत थे, अंदाजा करें। ये है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी। अब ये है कि ये जो यानी वो जिसको हेड कर रहे हैं, जिस शोबे को, उसकी हालत ये है कि आप GT रोड पे देखें, कई सब सफर करके देखें, पिंडी से इस्लामाबाद से आप लाहौर तक जो हालत है, जो ये जैसे होता है ना कि BRT पेशावर का इन्होंने हाल किया था। कोई ये है कि ये पिछले 3 साल में कोई मेंटेनेंस का तस्वर, कोई रिपेयर का तस्वर कोई नहीं है। खंडर बनी हुई है GT रोड, और ये इनकी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, गुजारिश ये है कि ये तो ये मैं समझता हूँ कि कानून बनना चाहिए। मैं आज भी कहता हूँ, और इब्राहिम खान साहब मुझसे इत्तेफाक फरमाएंगे कि अगर किसी की को पगड़ी उछालता है, किसी के ऊपर इल्जाम लगाता है, तो इस्लामी तस्वर भी ये है, एस्टैब्लिश लीगल प्रिंसिपल भी यही है कि जो ओनर्स ऑफ प्रूफ है वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर है, बारे सबूत जो है वो इस्तगासी के ऊपर है। अगर ये है कि ये मुराद सईद ने और ये फवाद चौधरी ने इल्जाम लगाया है कि इतनी उन्होंने ये केस में मोटरवेज में लूटमार की, अगर वो साबित कर दें तो जिनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं वो मुजरिम है, उनको सजा मिलनी चाहिए। अगर ये साबित ना कर सके तो ये मुजरिम समझे जाएंगे और इनको सजा मिलनी चाहिए। ओके, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक और भी बता दें, एक और चीज भी, शहबाज शरीफ साहब के बारे में कहा जा रहा है जी खुफिया इनकी मुलाकातें हुई जो, ये तो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद, अल्लाह जन्नत करे, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के घर गए थे ताजियत के लिए, तो खुफिया मुलाकातें कहाँ हुई हैं, किससे हुई हैं? कोई हमें ही बता दे, हमें पता ही नहीं चलता, सारी चीजें आप लोग खुफिया करते रहते हैं। जिम्मेदारी के साथ इस ये जो है अफवाह, इसकी तरदीद करता हूँ, बिल्कुल गलत है। वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के घर गए थे, मोहसिन पाकिस्तान के घर गए थे, ताजियत के लिए गए थे, और वो ना उनकी कोई खुफिया मुलाकातें किससे हुई हैं। असल में ये शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, मरियम हो, मुस्लिम लीग नून हो, ये असल में PTI के असाब पे सवार है। हाँ। और ये है कि कोई ना कोई इस तरह की वो ढूंढते रहते हैं, कोई ना कोई चीज ऐसी, बस ये कि चूंकि बिल्कुल खौफजदा हैं, उनको पता है कि बिल आखिर उन्होंने ही आना है, वो अवाम के दिलों में बसते हैं, अवाम के दिल की धड़कन है, उन्होंने मुतबादिल वही है और उन्होंने यहाँ के मुल्क को संभालना है। जो मुल्क का इन्होंने हस्र कर दिया, ज़ाहिर है कि बिल्कुल वही वो एक वाइज द ओनली चॉइस, द ओनली ऑप्शन। इब्राहिम भाई आप सुन रहे हैं, डॉक्टर साहब आपका पॉइंट आ गया। इब्राहिम भाई आप हंसे नहीं, द ओनली चॉइस इज PMLN। आप हंस रहे हैं आगे, आपने इजी लिया हुआ है डॉक्टर साहब के जुमले को। अजीब यार आपकी। मैं सिर्फ अर्ज करना चाह रहा हूँ, दी ओनली चॉइस मेरी, इंग्लैंड तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। दी ओनली चॉइस के मुझे प्लेटलेट्स मेरे खराब हो गए और लंदन चले गए। दी ओनली चॉइस 26 अरब रुपए अकाउंट में आ गए हैं और कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं कहां से आ गए।
और खुदा के लिए निकल आए, इस गुलामी से, इस जहनी गुलामी से निकल आए, खुदा के लिए, पाकिस्तान के लिए सोच लें। ये एमएनए-शिप कुछ हैसियत नहीं है पाकिस्तान के मुकाबले में इन चीजों की। अच्छा इब्राहिम भाई, इब्राहिम भाई मुझे बताएं, पाकिस्तान के लोगों का सोचें। ठीक है इब्राहिम भाई, पाकिस्तान के लोगों की आपने बात की, बहुत मेरे दिल के करीब है ये चीज़। ये मुझे बताएं, ये जो महंगाई, बेरोजगारी, माशरी तबाही के खिलाफ अब ये जो मुल्क भर में मुजाहरे शुरू किए हैं पीडीएम ने और लोगों ने, और जो लोगों की अब जिंदगी के हालात हैं, इसके ऊपर अब आप लोग क्या करने चाह रहे हैं? पीडीएम का भी जवाब दीजिएगा और दूसरा भी जी। मैं दोनों का जवाब देता हूं। पीडीएम ने पहले भी ट्राई कर लिया है, पीडीएम अब भी ट्राई कर ले, इनके पीछे कोई आने के लिए तैयार नहीं है। ये तो वो सियासतदान हैं जो शादी की गैदरिंग देख के वहां पे जाके तकरीर करने वालों में शामिल हैं। इनके पल्ले कुछ है नहीं, अवाम इनके पीछे है नहीं। एक 50 साल के आजमाइश शुदा हैं, दूसरे 35 साल के आजमाइश शुदा हैं। इन दोनों को अवाम रिजेक्ट कर चुकी है। जहां तक महंगाई है वो एक रियलिटी है, उसको हम एड्रेस कर रहे हैं, लोगों को रिलीफ देंगे इंशाल्लाह। और पाकिस्तान का मुस्तकबिल बड़ा ताबनाक है, मैं आपको बता रहा हूँ। इन लोगों के साथ नहीं, इन दो खानदानों के साथ नहीं, इनसे हट के इस पाकिस्तान में इतना टैलेंट मौजूद है कि जो इस उनको सही सिमत में आगे लेके जाएगा। और पाकिस्तान जो है इंशाल्लाह तरक्की की मनाजिल बहुत मुस्तहकम तरीके से जो है वो उसको पूरा करेगा। ठीक है। पाकिस्तान की मैं आपको लास्टली एक बात बताना चाह रहा था कि पाकिस्तान को जो है इन्होंने मकसद है कि एक वो सोने की चिड़िया समझ के यहाँ से लूट के और बाहर ले जाने का। मुझे ये बताएं, इनका और अंग्रेजों में क्या फर्क रह गया? वो भी यहाँ से लेके इंग्लैंड चले जाते थे और ये भी लेके वहां पे चले जाते हैं। तो अभी इन काले अंग्रेजों की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान के रहने वालों की यहाँ पर जरूरत है जो इस मुल्क कौम के मसाइल को एड्रेस कर सकें। डॉक्टर साहब, आप पे बहुत सख्त एलिगेशन है। नंबर 1, वो कह रहे हैं अवाम ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, अवाम आपके साथ नहीं है, अंग्रेजों में और आप में फर्क कोई नहीं था, वो भी लूट कर चले गए, आप लोगों भी लेकर चले गए। डॉक्टर साहब, इब्राहिम खान साहब के नजदीक आप लोगों की कोई जगह नहीं है पाकिस्तान के अंदर, क्या कहना चाहेंगे? लास्ट कॉमेंट फ्रॉम योर साइड जी। कि इसमें जज जो हैं, ना मैं हूं ना हमारे भाई इब्राहिम खान साहब हैं, इसमें जज तो अवाम है। हाँ। अवाम से जाके पूछें तो सही कि अवाम क्या आज भी मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ को याद नहीं करते? क्या आज भी जो जुबान इन पीटीआई के लिए और इन हुक्मरानों के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या आप और मैं ये टीवी पे बैठ के दोहरा सकते हैं? हम तो वैसे भी नहीं दोहरा सकते। हमें तो ये हम तो ये कि वो जुबान हमने सीखी नहीं है। सच्ची बात ये है। देखें गुजारिश ये है कि वो फरमा रहे थे कि भाई खुदा के लिए अवाम का कुछ सोचें। अवाम का ये पिछले 3 साल में जो कुछ सोच रहे हैं, अवाम के साथ जो कर रहे हैं, वो अल्लाह ताला पनाह दें। ये कि अगर ये अवाम के लिए सोचना है तो ये कि ये अंदाजा करें अवाम दुश्मनी क्या होती है। ये तो अवाम दुश्मन पॉलिसीज हैं, अवाम दुश्मन हुकूमत है, बल्कि अवाम कुछ हुकूमत है। अवाम के साथ जो कुछ इन्होंने जुल्म कर दिया है, इसकी मिसाल हमारे मुल्क की तारीख में नहीं मिलती। देखिए ये कि अवाम तो, फिर ये कहूंगा कि आप बाजार में चले जाएं, किसी मार्केट में चले जाएं, बाहर राह चलते किसी आदमी से पूछ लें। मैं आपको बताऊं कि मेरे हल्के में ये कि हर दफा जब मैं जाता हूं अपने हल्के में, तो लोग जो है, कई लोग ऐसे मिलते हैं, कानों को हाथ लगाते हैं जी कि हमें, या हम अल्लाह से भी माफी मांगते हैं, आपसे भी माफी मांगते हैं, अपने डॉक्टर साहब मुझे भी माफी दे दे बस। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर निसार चीमा साहब, इब्राहिम खान साहब, आप दोनों बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का जी। व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और जिस वक्त ब्रेक से वापस आते हैं तो लेफ्टिनेंट जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब हमारे साथ होंगे। और ये जो एक सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप चल रहा है, वो क्या चल रहा है, क्यों हुकूमत को बार बार कहना पड़ता है कि हम सब एक पेज के ऊपर हैं? क्या वाकई एक पेज के ऊपर हैं? ये कोई अना की जंग है? क्या बनी हुई है पाकिस्तान में पिछले 15 दिनों से? इस पे बात करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, मुझे ज्वाइन किया लेफ्टिनेंट जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब ने। सर थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। सर सबसे पहले मुझे बताइएगा, सिचुएशन जो है वो क्लियर हो रही है, कुछ चीज़ें सेटल होती नज़र आ रही हैं, या अभी तक उसी तरह की एक इनडिसाइसिव सी सिचुएशन आपको लग रही है जी? किस सिलसिले में? सर रिगार्डिंग डीजीआई जी। हाँ, नहीं, मेरे ख्याल से क्या तो ये रहे कि कोई फैसला हो गया है, ओके, और अनकरीब नोटिफिकेशन हो जाएगा। और मेरे ख्याल में देखे ना, ये इसको डिले तो कर नहीं सकते, और इसका कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा। अपना डीजीआईएसआई तो होना जरूरी है ना। काम तो चल रहा है वैसे, लेकिन मेरे ख्याल से इस मसले को हल कर लिया जाएगा। सर आपका क्या ख्याल है, ये पूरी सिचुएशन क्रिएट करने की
कुछ ज़रूरत थी, क्योंकि इसकी वजह से पूरे पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी अनसर्टेनिटी हमने देखी है पिछले 2 हफ्तों के अंदर। क्या कमेंट करना चाहेंगे इस पर? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस हुकूमत के लिए एक स्ट्रांग पॉइंट ये था कि फौज यानी इस्टेब्लिशमेंट और ये हुकूमत एक पेज पर है, इसलिए पीडीएम और अपोजिशन जो है वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं और ये हुकूमत स्टेबल है। लेकिन ये पिछले 2 हफ्तों में थोड़ी ये पैदा हुई है इस किस्म की अनसर्टेनिटी, और स्टॉक एक्सचेंज भी डाउन हुआ, मईशत के ऊपर भी इसका असर पड़ता है इन चीज़ों का, और लोग कहते हैं कि जी ये एक पेच पे शायद नहीं रहे। लेकिन हुकूमत के वज़रा जो हैं, स्पेशली जो उनके स्पोक्समैन है फवाद साहब तो यही कह रहे हैं कि ये बातें आपस में डिस्कशन हो गया है, तय पा चुकी हैं और वो अनकरीब इसकी नोटिफिकेशन निकाल देंगे। ओके अच्छा सर, मुझे बताइएगा एक चीज़ जो मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा इस वक्त डिस्कस की जा रही है, सर कितना इंपॉर्टेंट है फॉर जनरल फैज़ कि वो कोर को हेड करें अगर इन्होंने नेक्स्ट ईयर जब जनरल बाजवा विल रिटायर तो उस कैटेगरी के अंदर फॉल करें फॉर द आर्मी चीफ। सर ये कितना इंपॉर्टेंट है कोर को हेड करना? जी इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और अगर आप कोर को कमांड अब नहीं करेंगे, कोर के ट्रुप्स की कमांड नहीं करेंगे, तो जो अगर 4-5 जो सीनियर मोस्ट कोर कमांडर्स हैं, लेफ्टिनेंट जनरल जिनका पैनल भेजा जाएगा नेक्स्ट चीफ के लिए फ्रॉम डिफेंस मिनिस्ट्री टू प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, तो उनका नाम ही नहीं भेजा जाएगा बिकॉज वो क्वालिफाई ही नहीं होंगे, उन्होंने कोर नहीं कमांड की होगी। तो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये मेरी जिम्मेदारी है टू सी दैट एवरीबॉडी गेट्स ए लेवल प्लेइंग फील्ड, और वो उन्होंने जो लवाजमात सारे हैं कमांड स्टाफ के वो पूरे किए हुए हैं, तो कमांड के बगैर तो उनका नाम ही फिर नहीं भेजा जा सकता और ही विल सफर ग्रेट डील। ओके और सर इसमें यह भी जरा फरमाइएगा कि उसकी ड्यूरेशन भी कोई होती है कि 1 साल या 6 महीने कुछ ऐसा, बिकॉज टाइम का ही मेजर इशू हमें अपेरेंटली हुकूमत की तरफ से नजर आता है कि जी 3 महीने बाद चले जाएं या 6 महीने बाद चले जाएं। कोई फॉर हेडिंग अ कोर कोई एक फिक्स टाइम स्पैन भी जरूरी है? जी नॉर्मली तो होना चाहिए, साल से नजदीक तो होना चाहिए कम से कम। ओके और अभी अक्टूबर में, नेक्स्ट अक्टूबर में मतलब कि ये चेंज ड्यू है, और उसके लिए फिर टाइम मुनासिब तो ये है कि ही शुड गो टू कोर नाउ एंड नॉट वेट एनी मोर। मानी ये ना हो खाली हाथ लगाने वाली बात जो है वो टेन्योर पूरा ना हुआ तो वो भी मेरे ख्याल में इट कैन गो अगेंस्ट हिम। ओके अच्छा सर एक और चीज़ बताइएगा, एक बात होती है इंस्टीट्यूशन की, एक इंस्टीट्यूशन की रेड लाइंस हैं जिसको एवरीवन नोज कि वी डोंट हैव टू क्रॉस इट, लेकिन इस सारे सिनेरियो में हमने देखा अराउंड 7 लेफ्टिनेंट जनरल्स एक लिम्बो की सिचुएशन में पिछले कोई 15 दिनों से हैं। सर इसका इंपैक्ट डाउन द रोड कैसा आप देखते हैं होता है? नहीं मतलब बाकी क्यों इसमें है, लिम्बो में है, बाकी तो अपने जिनके पोस्टिंग ऑर्डर निकला है। तो देखिए ये जो कुछ अपॉइंटमेंट्स ऐसी हैं फौज की जिसमें प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व हो जाते हैं, स्पेशली जिनकी पब्लिक डीलिंग हो। आईएसआई इज वन, ओके एंटी नार्कोटिक इज अनदर वन, ये एनसीओसी में भी एक जनरल साहब बैठे हुए हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट में भी एक जनरल साहब हैं, ईरा जो जलजला वालों के लिए बनाया था उसके अंदर भी। तो ये जो अपॉइंटमेंट्स हैं ये प्राइम मिनिस्टर तक इनका जाता है पैनल, और प्राइम मिनिस्टर साहब इसको अप्रूव करते हैं, टिक मार्क करते हैं। तो बाकी जो पोस्टिंग है कोर कमांडरों की या एडजुटेंट जनरल की या एयर डिफेंस कमांड की या कहीं, वो प्योरली जो है वो उनके अपना हाथ में है आर्मी चीफ के, और वो तो इम्प्लीमेंट हो रही है, वो तो लोग अपना चार्ज ले रहे हैं, गुजरावाला में भी हो गया है, बाकी जगह भी होते जा रहे हैं, लोग नॉर्मल फंक्शनिंग शुरू है। ठीक अच्छा सर ये जो अब एक थोड़ा सा मैं ऑपोजिशन की तरफ की भी बात करना चाहूंगा। अब ये जो ऑपोजिशन की तरफ से एक बयानिया बनाया जा रहा है कि जी अब हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर नहीं रही, वो वर्का पलट गया है, अब शायद चीजें फर्क होंगी। डू यू एग्री ऑन दैट, या आपको लगता है ये ग्लिच थी, जिस तरह हुकूमत कहती है एक टेक्निकल इशू था, अब ये टेक्निकल इशू रिजॉल्व हो गया है, चीजें अब आगे चल रही हैं और कोई किसी किस्म की कोई एंग्जाइटी, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है? देखिए जी फौज का रोल बहुत क्लियर है, बहुत दफा इसको डिफाइन कर चुके हैं
कि हम जमहूरियत को चाहते हैं पनपता हुआ देखना, और हम जो हमसे सपोर्ट है हम देंगे। जो भी हुकूमत वक्त होगी जो इलेक्शन के बाद इलेक्टेड होकर आती है, ये फौज की जिम्मेदारी है कि मुल्क में स्टेबिलिटी रहे। स्टेबिलिटी होगी पॉलिटिकल तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी होगी, मुल्क में अमन अमान भी बेहतर होगा। तो ये एक ऐसा आ गया है, थोड़ा सा अपना मसला आया था। मुझे उम्मीद है कि ये रिजॉल्व होने के बाद नॉर्मल जो है वो उसके ऊपर फिर अपना रिलेशनशिप बहाल हो जाएगा। तो इसको दिल में रख के इसकी वजह से मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। लास्ट मुझे बताइएगा, आईएसआई पाकिस्तान आर्मी, दे आर प्रोफेशनल्स, पूरी दुनिया नोज अबाउट इट। सर इस सिनेरियो के अंदर इंडिविजुअल्स को बार बार किसी इंडिविजुअल के ऊपर फोकस करना, ये अप्रोच ठीक है जी या गलत आप समझते हैं इसको? कि डीजी आईएसआई तो चूंकि लाइमलाइट में होते हैं, लेकिन वहाँ बहुत सारे जनरल हैं, वहाँ एडमिरल भी हैं, वहाँ एयर मार्शल भी हैं, वहाँ सिविल के लोग भी डीजी लेवल पे 2 स्टार के लेवल पे पहुंचे हुए, सिविल से जो भर्ती हुए थे असिस्टेंट डायरेक्टर आईएसआई में। तो एक पूरी होल मशीनरी है पूरी वहाँ पर। और अगर वहाँ पर किसी वजह से आईएसआई के अवेलेबल ना हो तो काम तो फिर भी चलता रहता है, एनालिसिस चलते रहते हैं, पेपर बनते रहते हैं, गवर्नमेंट को एडवाइस जाती रहती है, वो काम जारी रहता है। ओके, बिल्कुल ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब, सर थैंक यू वेरी मच। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम नाज़रीन, 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक, जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है पूरे मुल्क की, एक महंगाई की जो वेव है वो हम लोग देखते हैं, जिस तरह पेट्रोल बढ़ा और उसका इम्पैक्ट जो एक आम आदमी की ज़िंदगी के ऊपर आया है, वो मेरे ख्याल में बहुत ही तकलीफ़देह है। और लोगों के लिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर करना तो एक बहुत मुश्किल चीज़ है। अब शायद अपने आप को इस लेवल पर चलाना भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हम लोग बात कर रहे थे और अभी प्रोग्राम में हमें रिस्पेक्टिव पार्लियामेंटेरियन फ्रॉम द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इब्राहिम खान साहब भी फरमा रहे थे कि एहसास प्रोग्राम में पहले 1.5 करोड़ लोग थे, अब 9 करोड़ हो रहे हैं। ये मकसद नहीं है था रियासत मदीना का। आपने तमाम लोगों को, पूरे आधे मुल्क को एहसास प्रोग्राम पे नहीं डालना था, आपने लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देनी थी। अगर आप लोगों को हर चीज़ या ऐसी चीज़ें हुकूमत देनी शुरू कर देगी कि तुम लोगों के पास नहीं है, ये हम तुम्हें दे रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे सिचुएशन ज़ीरो पर आएगी। आप कुछ बेहतरी नहीं कर रहे लोगों के लिए, आप उनकी ज़िंदगियों को मज़ीद मुश्किल कर रहे हैं। और वो लोग जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, वो लोग जो काम करना चाहते हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, उनके लिए विंडोज़ क्लोज हो रही हैं। खुदारा इस चीज़ को समझिए कि आपने लोगों को विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी देनी है, लोगों को ऐसी ऑप्शंस देनी है कि जहां पर जाकर वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सकें, वो जाकर काम कर सकें, वो डिलीवर कर सकें और वो वहां से कमा सकें। अगर आप ये सारी विंडोज क्लोज कर देंगे और आप लोगों को कहेंगे कि अब हम आधे मुल्क को, जिसमें 65% यूथ है, अगर आप आधे मुल्क को एहसास प्रोग्राम में डाल देंगे, तो आप सोचें कि आप इस मुल्क के साथ क्या करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतनी मुश्किल कर देंगे कि लोग अपने घर चलाने से भी कासिर हों, मिडिल क्लास लोग, लोअर मिडिल क्लास लोग, इन लोगों की जिंदगियों के बारे में सोचें। आप देखें, लोगों को 6-6 महीने तनख्वाहें नहीं मिलती इस वक्त की पोस्ट कोविड ये सिचुएशन है पूरे मुल्क की, और उसमें आप एहसास प्रोग्राम में 9 करोड़ लोग ऐड कर रहे हैं, इंस्टेड कि आपको उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है और हुकूमत का फ़र्ज़ है कि इसको एड्रेस करे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। बशर्ते ज़िंदगी, आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।